स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेवी एसएसआर डबल ए में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को, और हमारा टॉपिक है सॉलिड एंड लिक्विड। ये हम लोग का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो जो बच्चा पार्ट फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा अब तक, वो पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो को जाके देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 12th नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने है। बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी तार में तनाव को एकाएक घटा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए है यह टूट जाएगा। ऑप्शन बी है इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी है इसका ताप बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका ताप घट जाएगा। तो 12th का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका ताप बढ़ जाएगा। अगर किसी तार में से तनाव को एकाएक हटा दिया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन ए है चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन बी है पास्कल के नियम पर। ऑप्शन सी है बॉयल के नियम पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल के नियम पर। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक यानी कि ये समझ लीजिए एक दाब के ऊपर कार्य कर रहा है, तभी यहाँ पे पास्कल का नियम आधारित हो रहा है। पास्कल का नियम यहाँ पे कार्य कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक अगर आपसे पूछेगा तो किस नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर, या फिर ऑप्शन में रखता है दाब के आधारित नियम पर, तो वो भी आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ये बड़ा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से थोड़ा सा देखने का बात है किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक वस्तु एक मेज पर रखी हुई है। यदि वस्तु का भार व क्षेत्रफल क्रमशः 40 किलोग्राम भार तथा 4 मीटर स्क्वायर है, तो वस्तु द्वारा मेज पर आरोपित दाब कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है उस क्वांटिटी को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, ये कार्य का भार दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। वेट हम लोग का 40 दिया हुआ है, 40 किलोग्राम। फिर से हम लोग के पास एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4 मीटर स्क्वायर। ये केजी में है, ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या एक मतलब कि निकालना क्या है, तो प्रेशर निकालना है, आरोपित प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स W इंटू जी अपॉन में ए। जी का वैल्यू जब तक 10 ना बोले तब तक हम लोग 9.8 ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे W इंटू जी। तो W कितना है 40 है, और G कितना है 9.8 है, और एरिया कितना था तो 4 था। 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 में 9.8 से गुना कीजिएगा तो 98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो कि है बिल्कुल सही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को एक बड़ी आसान सा बढ़िया सा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट के 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के छोटे बेलन पर 50 किलोग्राम भार रखा जाता है। तो गणना कीजिए कि इसके 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बड़े बेलन द्वारा कितना वजन उठाया जा सकता है। ये देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या समझ में आया आप लोग को, कि 0.9 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल का जो था वो 50 किलोग्राम भार को उठा रहा है। तो अब 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला बड़ा बेलन आ गया। पहले 0.9 था तो 50 से उठा रहा था, तो 20 मीटर स्क्वायर आ गया, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उठाएगा। तो इसका मतलब आप लोग देख लीजिए, ये मतलब ट्रिक नहीं है, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, मैं ध्यान आकर्षित कराने के लिए मैंने ये बात को बोला है। तो 15 नंबर को ध्यान से देखिएगा। A2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 किसको हम लोग मानेंगे, जो कि बड़ा उसका क्षेत्रफल है, तो A2 20 को मान लेते हैं। A1 किसको मानेंगे स्टूडेंट्स, जिसका एरिया छोटा है 0.9 का। अब हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। वेट एक का दिया हुआ है ना कि दूसरे दोनों का दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो वेट हम लोग कितना ले दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 किलोग्राम, 50 केजी दिया हुआ है। और बड़ा ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1। नहीं, F2 अपॉन में F1 होता है, A2 अपॉन में A1 होता है, यही सही है। क्या होता है, तो F2 अपॉन में F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से लिख लीजिए। तो F2 और F1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात होता है यहाँ पे कि हम लोग पहले इसको A2 और F1 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो F2 और F1 को हम लोग W2 और W1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है ना कि फोर्स हम लोग के पास दिया हुआ है। तो फोर्स से भी वो फॉर्मूला लगेगा, वेट से भी वो फॉर्मूला लग सकता है। अब यहाँ से हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बना दिए, WT अपॉन W1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। W2 का वैल्यू नहीं पता है, W2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो W2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, W2 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1
इंटू में W1, इसको करेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए स्टूडेंट्स। A2 कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, A2 दिया हुआ है 50, ये W2 निकल रहा है स्टूडेंट्स, 50 दिया हुआ 50 इंटू में यहाँ पे क्या है A2 कितना दिया हुआ है, A2 आप लोग के पास था 20 मीटर स्क्वायर और A1 कितना था 0.9, एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको आप लोग जब अपना गुना भाग जो करना है कीजिएगा तो उसका राइट आंसर आप लोग के पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने से करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ टीचर ही नहीं करा देगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में भी मैंने एक होमवर्क के तौर पे दिया था और उसका मैंने क्वेश्चन का आंसर बता भी दिया हूँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर उस वीडियो के मैं रिप्लाई में जाके आप लोग देखिए कमेंट में जो बच्चा पूछा है उसका स्क्रीनशॉट देके मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर आप लोग का होमवर्क है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क ना दूं तो आप लोग घर पे प्रेशर और सॉलिड लिक्विड कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं आप लोग, सिर्फ आप लोग टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते थे कि हाँ बस इतना पढ़ा दिया उतना ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोग खुद से पढ़ना है। मैंने जिस तरह से पहले स्टार्टिंग किया था अपने इस सीरीज को, तो उस तरह से टाइम में मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को खुद घर पे 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, श्यानता क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है कम हो जाती है, ऑप्शन बी है आप लोग के पास बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है आप लोग के पास समान रहती है, ऑप्शन डी है कभी बढ़ती है और कभी कम हो जाती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का होता है जब ताप बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी स्टूडेंट्स आप लोग का क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर आप लोगों से मैंने जैसे कि पिछला क्वेश्चन में पूछा था 12 नंबर क्वेश्चन में, जो फिर स्टार्टिंग हम लोग का क्वेश्चन था उसमें मैंने पूछा था कि किसी तार से अगर तनाव को एकाएक हटा दिया जाता है तो उसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो कम हो जाती है। ये बात आप लोग कुछ ना कुछ तरह से कोलैब है, कुछ ना कुछ तरह से एक दूसरे से समान है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग के सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है किसी श्यान द्रव से होकर गिर रही है, उनकी सीमांत चालों की अनुपात क्या होगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी रेडियस दिया हुआ है हम लोग के पास, रेडियस R1 कितना दिया हुआ है, R1 1 है, R2 कितना दिया हुआ है, R2 2 है, ठीक है, R2 कितना है, R2 2 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अच्छा ठीक है, हम लोग को विस्कोसिटी के बारे में एक चीज पता है कि नहीं, कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है विस्कोसिटी। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, पता है सबको। अब देखिए विस्कोसिटी जब ऐसे हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। अब V1 V2 निकालना है, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 1/4 आ जाएगा। 1/4 कौन ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव आप लोग का होता है ताप के साथ घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ताप के साथ घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ताप के साथ घटता है। और ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। अगर किसी तार में हम लोग एक ही पे एक अगर हम लोग उस पे पृष्ठ तनाव लगा देते हैं, एकाएक हटा देते हैं, तनाव को हटा देते हैं, लगाते नहीं हटा देते हैं, तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट। तीनों क्वेश्चन को मैंने रिवाइव करा दिया एक बार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसका जो कूट था ना वो मैंने हटा दिया है। कूट को क्यों हटा दिया वो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि अगर वो रहता है ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रतिबल का क्या होता है, प्रतिबल का स्टूडेंट्स होता है प्रत्यास्था बल अपॉन में क्षेत्रफल, प्रतिबल का होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, प्रत्यास्था बल अपॉन में क्षेत्रफल, प्रत्यास्था बल अपॉन में क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर ये दे रहा है 4th नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबल का, ठीक है। अगला क्या आ जाता है हम लोग के पास, विकृति। अब विकृति का क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सबको पता होता है। विकृति का होता है स्टूडेंट्स आप लोग का वस्तु की प्रारंभिक बीमा अपॉन में वस्तु में बीमा में परिवर्तन। वस्तु की प्रारंभिक बीमा यानी कि डेल, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं डेल एल अपॉन में डेल, मतलब कि एल अपॉन में डेल एल, ये हम लोग लिख सकते हैं विकृति का। एल अपॉन में डेल एल ये हम लोग लिख सकते हैं, ये विकृति का आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कौन सा दे रहा है आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है, ये दे रहा है। और प्रत्यास्थांक गुणांक का क्या होता है, प्रत्यास्थांक गुणांक का होता है प्रतिबल अपॉन में विकृति। प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है किसका, प्रत्यास्थांक गुणांक का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का किसका होता है, तो प्रत्यास्थांक गुणांक का होता है प्रतिबल का। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थांक गुणांक। यंग प्रत्यास्थांक गुणांक डी का क्या हो जाएगा, तो जो बचा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य मतलब कि फर्स्ट नंबर पे, सबसे एक नंबर पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य। सबको एक बार क्विक रिकैप करा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा इसका। इसका क्या हो रहा है, इसका सबसे नीचे, फिर इसका ऐसे,
फिर इसका ऐसे और फिर इसका ऐसे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। प्रतिबल का प्रत्यास्थ बल अपन में क्षेत्रफल, विकृति का वस्तु की प्रारंभिक विमा अपन में वस्तु की विमा में परिवर्तन, प्रत्यास्थान गुणांक का होता है प्रतिबल अपन में विकृति, और यंग प्रत्यास्थान गुणांक का होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपन में अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स इफ़ यू आर एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।